वेलकम एवरीवन। तो आज है हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तो पॉलिटिकल लाइफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो काफ़ी वास्ट था, काफ़ी वाइड वो एरिया था। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, अच्छा दो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। पॉलिटिकल लाइफ को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं, इस एरिया में दो चीज़ें हमें मिलती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कि सेम, कि अगर आप कोई भी शहर उठा के देखेंगे तो उसमें सिमिलरिटी मिलेगी, जैसे ड्रेन्स, वेल्स, रोड्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें, बिल्डिंग्स, राइट। और कुछ मिलेगी नॉन यूनिफॉर्म, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एक शहर में मिलेगी आपको, दूसरे में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के हिसाब से हम पॉलिटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या वहाँ पर किस तरीके से पॉलिटी चलती थी, क्या था सिस्टम वहाँ पे सरकार चलाने का, ठीक है, या फिर पूरे टाउन को चलाने का। ओके, तो यूनिफॉर्मिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई टाउन में जो यूनिफॉर्मिटी हमने देखी, यानी जो चीज़ें कॉमन थी, अगर उसको हम देखें क्या क्या चीज़ें थी। भाई हमने देखा था वहाँ पर कि प्लानिंग हो रही है टाउन की, पोर्ट ट्रेडिशन यानी पोट्री वोट्री भी सेम ही है, टूल्स भी सेम ही बन रहे हैं, वेट्स जो वेट वगैरह थे वो भी सेम ही थे हर जगह पे, है ना। मेजरमेंट है, सील्स है, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह जो है वो सब हर जगह सेम ही था। तो इन सब को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन तो था, यानी कोई ना कोई उस सिविलाइजेशन को चला रहा था। ठीक है, ऐसा लगता है इनको देखने से। कोई सॉलिड प्रूफ ऐसा सच नहीं अभी तक मिले हैं, बट किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था, सरकार कैसी थी, भाई राजा था, लोकतंत्र था, या कुछ लोगों का ग्रुप ही वहां पर राज करता था, कैसे था। तो यहाँ पर हम बात करें, ये बहुत ही डिफिकल्ट है सर्टेन करना कि क्या सच में ये चीज़ थी, या ऐसे ही था, या एक ही राजा था, या दो चार व्यक्ति ही मिलकर राज करते थे, या इलेक्शन होते थे। ये सब कंफर्म करना बहुत ही टफ है। तो इसके लिए हम दो नाम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो नाम है वो है मिस्टर हंटर। ठीक है, और दूसरा नाम है हमारे पास व्हीलर। ये दो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। हंटर ने कहा दैट यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ सरकार थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ की बिल्डिंग्स देखें, टाउन देखें, किले देखें, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि कोई ना कोई सरकार थी, यानी एक हेड था, उसके साथ मंत्री परिषद थे, यानी एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और ये कहा मिस्टर हंटर ने, ये नाम याद रखिएगा आप। ठीक है, दूसरा है व्हीलर। व्हीलर ने कहा कि कोई भी पावर हो, राजा था, लोकतंत्र था, रिपब्लिक था, कुछ भी, एनीथिंग, बट एक चीज इंपॉर्टेंट थी कि इन सब की पावर किससे आती थी, रिलीजन से। ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि किस व्यक्ति ने कहा कि रिलीजन से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन चलती थी। क्यों कहा वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। वो कहा व्हीलर ने। किसने कहा भाई, व्हीलर ने। यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा क्यों कहा इन्होंने, भाई ऐसे कोई नहीं बोलता कि ये था, ऐसे था, कोई प्रूफ उसके साथ देना पड़ता है। उन्होंने क्या प्रूफ दिया कि मेसोपोटामिया सभ्यता, अगर हम उठाएं, याद कीजिएगा फर्स्ट पार्ट में कि मेसोपोटामिया सभ्यता किसके समकालीन थी, किसके बराबर थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बराबर थी, उसी समय की, मतलब। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर हम देखें वहां पर जो शहर चलते थे मेसोपोटामिया में, वो कुछ प्रिस्टली रूलर्स, यानी जो पुजारी लोग थे वहां पर, भाई उनके जिस चीज़ के भी वो टेम्पल्स थे उनके पास, ठीक है, वहाँ के लोगों का राज चलता था, टेम्पल्स का। बेसिकली जितनी भी ज़मीन थी वो टेम्पल्स के अंडर आती थी, वो उसी की प्रॉपर्टी होती थी, वहाँ पर लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। तो यहीं से गैस करके उन्होंने अंदाजा लिया कि शायद उस टाइम इंडस में भी ऐसा ही कुछ था। ठीक है, कि रिलीजन को एज ए टॉपिक यूज करके या पावर यूज करके वो उस टाइम पे राज करते थे। ठीक है, देन वी हैव स्कॉलर्स, ये मानते हैं, कुछ स्कॉलर्स बाकी भी ये मानते हैं कि वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दो राजधानियों से कंडक्ट किया जाता था। भाई कई स्टेट्स आपने देखी है जहाँ पर दो राजधानी होती है। ठीक है, तो दो राजधानी कौन सी, पहली कहा उन्होंने हड़प्पा, दूसरी कहा मोहनजोदारो। दो राजधानी उन्होंने बताई कि दो राजधानी उनकी थी जहाँ से वो अपना राजपाट संभालते थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदारो। लेकिन वहीं पर बात करें राखीगढ़ी और धोलावीरा, इनका भी साइज काफ़ी वास्ट था, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हम नहीं कर सकते। माइट भी ये भी उनमें से एक राजधानी हो, बट वी आर नॉट सर्टेन, हम इसमें सर्टेन नहीं है, राइट। तो ये एंशंट साइट जो है, ऐसा माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स तो जरूर थे, अगर ये राजधानी नहीं थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स तो जरूर थे। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स का यहाँ पर मतलब क्या है कि यहाँ से जो है सरकार चलती थी, यानी यहाँ से जो रूल्स या इनके जो न्यायालय या कुछ ना कुछ यहाँ पर था, क्योंकि इनका इतना वास्ट साइज है इन लोकेशंस का कि ऐसे जो है एक चीज़ तो यहाँ पर होगी नहीं। ठीक है, तो ये आपके
चीज़ें हमने पढ़ ली पॉलिटिकल में। देन वी हैव सोशल लाइफ। समाज कैसा था, समाज में लोग कौन थे, क्या करते थे, कैसे उनका दिनचर्या क्या कुछ था, वो सब हम पढ़ेंगे। सोसाइटी की बात करें तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली बहुत सारी क्लासेस में सोसाइटी जो है डिवाइडेड थी। ठीक है, डिवाइडेड थी क्योंकि टाउन की भी दो डिवीजन थी, हमने पढ़ी थी दो डिवीजन। एक तरफ हमने देखा था ईस्ट डायरेक्शन, एक तरफ हमने देखा था वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट में क्या बताया था, रेजिडेंशियल यानी लोग जो नॉर्मली रहते थे। वेस्ट में हमने बताया फोर्ट्स यानी जहाँ से सरकारें चलती थी। ये हमने देखी थी दो चीज़ें। तो टाउन जैसे डिवाइडेड था तो ऐसे ही यहाँ पर लोग भी माइट भी डिवाइडेड थे। ठीक है, तो ये भी माना जाता है यहाँ पर, अगर हम देखें दैट रिच पीपल या रूलिंग क्लास जो राज करते थे वो टाउन और फोर्ट्स में रहते थे। यानी किस डायरेक्शन में रहते थे, डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करें तो फोर्टिफाइड एरिया जो था धोलावीरा का वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एक बार अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, कि भाई अगर हम धोलावीरा का एरिया उठाएं, धोलावीरा का एरिया उठाएं तो वो उस हर टाउन में दो चीज़ें थी, फोर्ट और रेजिडेंशियल एरिया। लेकिन धोलावीरा के अंदर जो फोर्ट का एरिया था यानी जो वेस्ट डायरेक्शन में एरिया था वो भी कितने हिस्सों में डिवाइडेड था, दो हिस्सों में, यानी ए और बी हम मान लेते हैं। ठीक है, वो भी दो हिस्सों में डिवाइडेड था। ठीक है, इसके अलावा ये इसमें माना जाता है कि रूलिंग क्लास वुड हैव लिव्ड इन वन एंड इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैव बीन इन द अदर। तो ऐसा माना जाता है कि ए पार्ट में रहते होंगे रूलिंग क्लास जो राज करते थे यानी राजा और राजा परिवार, और बी में रहते होंगे उनके ऑफिसर्स, मंत्री, ऑफिसर्स, ये सब रहते होंगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा व्यापारी, देखिए सिक्योरिटी और स्पेशल फैसिलिटीज तो फोर्ट में दी ही जाती थी डेफिनेटली। राजा की अगर राजा था उसमें या जो भी मंत्री परिषद थे उनकी सुरक्षा एक अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। व्यापारी, सोल्जर्स, ऑफिसर, क्राफ्ट्स, लेबर्स, वो सब रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे। यानी इसके अलावा जो बाकी अन्य लोग थे वो कहाँ पे रहते थे भाई, रेजिडेंशियल एरिया यानी ईस्ट डायरेक्शन वाले एरिया में वो रहते थे। इस क्लास के लोग जो है ये भी दो सेपरेट रेजिडेंशियल एरिया धोलावीरा में मिला है। धोलावीरा में रेजिडेंशियल एरिया भी दो ही हिस्सों में मिलता है। ठीक है, रेजिडेंशियल एरिया अगर हम बात करें हड़प्पा का और मोहनजोदारो का, ठीक है, उसके चारों तरफ तो दीवार भी नहीं थी, लेकिन कुछ फोर्टिफिकेशन के सबूत हमें, दीवारों के ये सब सबूत हमें कहाँ मिले हैं, कालीबंगन, लोथल, बनावली और धोलावीरा में मिले हैं। तो एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया जो हमने यहाँ डिस्कस किया। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट कि दीवारें कहाँ कहाँ पर मिली मेनली। ठीक है, अगर सोसाइटी की बात करें कुछ और क्लासेस भी थी यहाँ पर हमने जिनका नाम नहीं लिया अभी तक, वो है फार्मर्स, पोटर्स, कारपेंटर, सेलर, लेबर, ज्वेलर्स एंड वीवर्स। ठीक है, ये सब लोग भी रेजिडेंशियल एरिया साइड रहते थे यानी ईस्ट डायरेक्शन साइड ये सब भी रिसाइड करते थे। ठीक है, ये हो गया हमारी सोशल लाइफ की इंट्रोडक्शन एक टाइप से। अब हम बात करते हैं कि इनका खान पान कैसा था। देखिए ये वेजिटेरियन भी थे और डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, क्या थे भाई, नॉन वेजिटेरियन भी थे। वेजिटेरियंस का मेन फूड क्या था भाई, बार्ले, वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, ये आ गया हमारा नॉन वेजिटेरियन पार्ट। ठीक है, तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार का इनका जो है डाइटरी हैबिट था। ठीक है, अब खाने की बात चली तो डेफिनेटली सबूत तो चाहिए हर चीज़ के लिए हिस्ट्री में, राइट। तो कुकिंग और ग्राइंडिंग यानी पीसने वगैरह का भी सबूत मिला है, कुकिंग का भी सबूत मिला है। ठीक है, स्टोन के ग्राइंडर्स भी मिले हैं जिससे पीसा जाता था चीज़ों को, ये खुदाई करते हुए स्टोन की पिसाई वाली चीज़ें भी मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें प्लेट, ग्लास, बाउल्स, पोट्स ये भी बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा कि पोट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इनके लिए, तो डेफिनेटली ये सभी चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है जी, यहाँ के जो लोग थे वो क्लोथिंग और ज्वेलरी के बहुत बड़े जो है एक टाइप से फैन थे, क्लोथिंग और ज्वेलरी के। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोन्ड थे इस चीज़ से, लगाव बहुत था उनको क्लोथिंग और ज्वेलरी से। इसका क्या प्रूफ मिला है, क्योंकि हिस्ट्री तो प्रूफ मांगती है। ठीक है, देखिए अगर हम पत्थर की मूर्ति जो हमने मोहनजोदारो में पीछे पड़ी थी, पत्थर की मूर्ति देखें जो मोहनजोदारो में है, उसने शॉल ओढ़ा हुआ है और शॉल डेकोरेटेड है, एक क्लोथिंग का ये हो गया एविडेंस। दूसरा उनके लेफ्ट शोल्डर पे क्या था, एक लेफ्ट शोल्डर जो है कवर्ड है, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। जो स्टोन की मूर्ति मिली है मोहनजोदारो में, वो क्या ओढ़ा हुआ है भाई, शॉल, और इस शॉल से कौन सी शोल्डर कवर्ड है, लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट में क्या है भाई, राइट आर्म पे आप जो है वो ओपन है यानी उस पर शॉल नहीं है, ये रिमेंबर दिस। ठीक है, बियर्ड ग्रूम करके रखते थे, हेयर्स को बांध के रखते थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आर्मलेट हाथों पे पहनने की चीजें थी, राइट हैंड पे उन्होंने पहना हुआ है, राइट हैंड खाली बिल्कुल वैसे नहीं है, शॉल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्या था भाई, हमारे जो है आर्मलेट कुछ बांधा हुआ था, ठीक है, या ताबीज वगैरह या आर्म्स पे पहनने वाली चीजें इन्होंने पहनी हुई थी, ठीक है जी। एक और मूर्ति मिली है, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंट गारमेंट्स जो है वेस्ट पे देखने को मिलते हैं, नेकलेस, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ये सब ऑर्नामेंट्स जो है पहने जाते थे मेनली। तो ये एक आप इसको रीड करें अच्छे से, मैन और वीमेन दोनों ही ज्वेलरी के शौकीन थे, तो आर्टिस्टिक डेफिनेटली जो आर्टिस्ट थे वहाँ पर वो भी बनाएंगे, वो भी इंटरेस्ट लेंगे इस चीज़ में कि भाई अगर इसकी डिमांड है तो क्यों ना हम इस चीज़ को बनाएं, ठीक है जी। रिच ऑर्नामेंट्स पहनते थे, इससे बने हुए गोल्ड और सिल्वर से या सेमी प्रीशियस स्टोन्स, हाथी दांत, आइवरी से। लेकिन जो पुअर लोग थे वो ज़्यादातर क्ले, बोन और स्टोन से बनने वाले ऑर्नामेंट्स को पहनते थे। रिमेंबर दिस, ये एक डिफरेंस है, ठीक है। तो सोसाइटी हम पढ़ रहे हैं, सोशल लाइफ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इसमें पोट्री के सबूत मिले हैं हमें, ऑर्नामेंट्स के, मिरर मिला है, कॉपर मिरर है, और क्लैक मिला है, ये बजाने वाला झुंझुना जो होता है उसमें, कोम, इन सब के प्रूफ हमें मिले हैं सोशल लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है चेस का जो है ये भी प्रूफ मिला है, ठीक है, शतरंज का जो है ये भी प्रूफ मिला है हमें। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो जो यहाँ के लोग थे उनको हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। किस चीज़ में इंटरेस्ट था भाई? हेयर स्टाइल में, ठीक है। कैसे प्रूफ मिला हमें भाई? हाथी दांत से बने हुए कॉम्ब्स मिले हैं और कॉपर की मिरर मिली है, ये हमने ऊपर पीछे जो डिस्कस किया था, ठीक है। वीमेन ऑल्सो अप्लाइड काजल, सुरमा एंड वर्मिलियन, और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तौर पे या टाइम पास के तौर पे इनकी जो हॉबीज़ में गेम्स थे शामिल, उसमें से एक था चेस और डांस, ये जो है एंटरटेनमेंट का एक तरीका था इनका, ठीक है। यहाँ पर हंटिंग के शौकीन थे डेफिनेटली। इसके अलावा टॉयज थे बच्चों के लिए खेलने के लिए, ठीक है। ये झुंझुने वगैरह क्लैक्स हमने देखे थे, विसल्स थी, कार्ड्स थी, सब खेलने के बच्चों के खिलौने भी वहाँ पर मिले हैं। तो सोसाइटी में हमने मैन, वीमेन और बच्चों सभी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है जी। आगे देखिए, अगली लाइफ इनकी इकोनॉमिक लाइफ की, रुपया पैसा या व्यापार, करेंसी, ट्रेड, इन सब में कैसे क्या इंडल्स थे। किसकी बात कर रहे हैं हम? हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है भाई, एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट इनका इकोनॉमिक लाइफ का टॉपिक था। एग्रीकल्चर ये सभी करते थे, क्यों करते थे हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ की ज़मीन क्या थी? बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, रिवर सिस्टम होने की वजह से। यहाँ पर वीट, बार्ले, राइस, मूंग, लेंटिल्स, पी, मस्टर्ड, कॉटन, सेसम, ये सब उगाते थे, ठीक है। ये फसलें हो गई। इसके अलावा क्रॉपिंग का भी टाइप्स था, क्रॉपिंग की जो प्लांटेशन होता है उसका भी एक मेथड था। एग्रीकल्चर के जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनके भी सबूत मिले हैं। पानी देने का जो सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम था, उसके भी यहाँ पर प्रूफ हमें मिले हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका था। जैसे एग्जाम्पल अब हम देखेंगे एविडेंस क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमें मिला है एक पत्थर का सिक्कल। क्या मिला है भाई? हमें मिला है पत्थर का एक सिक्कल। कहाँ से मिला भाई? मेहरगढ़ से, ठीक है। ये फर्स्ट एग्रीकल्चर विलेज भी है मेहरगढ़, ठीक है। प्लोइंग की बात करें, वो मिला हमें कालीबंगन से, यानी जो प्लो करना, खुदाई वगैरह करना खेत की, उसके सबूत हमें मिला है कालीबंगन से। और जिससे हम प्लोइंग करते हैं, प्लो, उसका सबूत हमें कहाँ से मिला है? बनावली, हरियाणा से। तीनों को याद रख लीजिएगा अच्छे से, स्टोन सिक्कल मेहरगढ़, प्लोइंग खेत की प्लोइंग के सबूत कालीबंगन, और प्लो जो है वो कहाँ से मिला है हमें प्रूफ के तौर पे? बनावली से, ठीक है। ये तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स बने हुए थे, अनाज निकलने के बाद कलेक्ट किया जाता था। हमने पहले भी पढ़ा कि ग्रेनरीज थी, कहाँ पर थी? फोर्ट्स के अंदर, जहाँ पर अनाज को सिक्योर करके रखा जाता था, ठीक है। इसके अलावा हमें बुल, काउस, बफेलो, शिप, गोट्स, डंकी, पिग्स, इनको रियरिंग के तौर पे यूज करते थे। अब आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर में ये एनिमल्स का क्या? अरे भाई, एग्रीकल्चर में दो तीन चीज़ें होती हैं, फसलों को उगाना, एनिमल्स का पालन पोषण, ये सभी इसके पार्ट एंड पार्सल है एग्रीकल्चर के, ठीक है। इनको मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड्स, वूल के लिए जो है रियर किया जाता था, यानी इनको पाला जाता था इन एनिमल्स को, ठीक है। अच्छा, बुलक्स को एक चीज़ के लिए और भी यूज़ करते थे, नॉट ओनली फॉर दिस, फॉर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑल्सो, और खेत में भी यूज़ करते थे। तो ये भी आप माइंड लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर में किन किन एनिमल्स का मेनली यूज़ होता होगा इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा ये हॉर्स और कैमल्स को भी शायद डोमेस्टिकेट करते थे, इनके वैलिड प्रूफ नहीं मिले हैं, बट शायद कहीं ना कहीं है। लेकिन एक चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा कि भाई अगर पेपर में आ जाए कि क्या हॉर्सेस मिले हैं हड़प्पा में,
क्या पालते थे? नहीं भाई, सॉलिड प्रूफ इसका नहीं है, कहीं कहीं गैस किया जा रहा है। ठीक है, ये नोट्स में बस बताने के लिए यहाँ पर लिखा गया है आपको कि शायद वहाँ पर हॉर्सेस का भी था रीयरिंग वगैरह, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए तो देर इज नो सॉलिड प्रूफ, हॉर्सेस वगैरह का ज़्यादा उनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी इकोनॉमिक लाइफ थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लो फील्ड कहाँ पर मिला है, साथ साथ आंसर दीजिए। हमने देखा था कालीबंगन, और कालीबंगन कहाँ पर हमने पार्ट 1 में देखा था, कालीबंगन है भाई राजस्थान में। ठीक है जी। अच्छा, प्लो कहाँ मिला है भाई? ये मिला है बनावली में, और बनावली कहाँ है भाई? हरियाणा में। ठीक है, ये हो गया सिक्कल, स्टोन सिक्कल, ये सब मिले हैं। ठीक है, अब आ जाओ, इसके अलावा एलिफेंट्स भी शायद ये रखते थे, उसकी भी रीयरिंग शायद ये करते थे। अच्छा, अगर ये आ जाए क्वेश्चन कि एनिमल्स का सबसे पहले आर्मी में कहाँ यूज किया, तो मगध साम्राज्य है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल्स भी थे, जैसे वाइल्ड बोर, चिंकारा, डियर और बड़े एंटीलोप, इंडियन एंटीलोप, ये सब बड़े वाइल्ड एनिमल्स भी मिले हैं जिनको घर पे नॉर्मली नहीं पालते। ठीक है, इसके अलावा बर्ड्स की बात करें तो वाटर फाउल है, और बहुत सारे बर्ड्स भी यहाँ पर एविडेंस के तौर पे मिले हैं। और तीसरी चीज अब हम इसमें देखेंगे इकोनॉमिकल में, कि इंडस्ट्रियल सिस्टम बहुत अच्छा डेवलप था, क्योंकि हमने प्रीवियसली सोशल लाइफ में देखा कि आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड थे लोग। तो आर्ट था तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी थी, कुछ बनाएंगे तो बनाने की जगह भी हो, राइट। तो इंडस्ट्रियल एक सिस्टम वहां पर था। अच्छा, अब ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब ये नहीं कि जो रीसेंट इंडस्ट्रीज है हमारी, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था इंग्लैंड में, ये अलग है। इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि छोटे लेवल पे ये वहां पर कहीं ना कहीं लोकेशंस थी जहां से रॉ मटेरियल लेते और चीज़ों को बनाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या क्या बनाते थे। तो ये बहुत ही वेल वर्स थे टेक्निक में, किसमें? मेटल से चीज़ें बनाने में। क्या क्या बनाते मेटल से? ज्वेलरी, टूल्स, है ना। और अपनी उस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही एक्सपर्ट भी थे। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे, इससे पत्थर से कूच शेल्स हो गए, ओइस्टर्स हो गए, आइवरी हो गए, इन सब से ये अपने क्या है ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे। ठीक है, अच्छा एक पत्थर मिला है, एक पत्थर, अब प्रूफ चाहिए। इंडस्ट्री थी तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था, कहाँ पर मेन उस रॉ मटेरियल का जो है लोकेशन था, तो उसको हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कैरलिनियन कहाँ से मिलता था, राखी गढ़ी से। ठीक है, दूसरा है बिराडा जगह है, ये दोनों क्या मिलता था यहाँ से? कैरनीलियन। ओके, पाइंस का जो पत्थर था वो मिलता था तिगड़ाना से, और स्टेटाइट का जो पत्थर था वो मिलता था भाई मानहेरू से। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, राखी गढ़ी हो गया हमारे पास कैरनीलियन के लिए, फाइंस हो गया तिगड़ाना, और मानहेरू हो गया स्टेटाइट से। इसके अलावा इनकी और भी इंडस्ट्रीज थी। कौन सी इंडस्ट्री थी भाई? पोर्ट्री बनाने की इंडस्ट्री होगी, ब्रिक बनाने की, क्राफ्ट बनाने की, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री। भाई क्लोथिंग के भी तो एक्सपर्ट, ये शौकीन थे ना लोग, तो इनकी डेफिनेटली कपड़े बनाने का भी अपना काम था। ठीक है, ये सब यहाँ पर मिलते थे। और डेफिनेटली जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम होगा, लाइक कहीं ना कहीं सामान बन रहा है, तो व्यापारी भी होते थे, मर्चेंट्स का भी अपना एक ग्रुप था। और मर्चेंट्स कहाँ रहते थे? रिमेंबर दिस, पार्ट 1, ईस्ट डायरेक्शन में रेजिडेंशियल होल्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में मर्चेंट्स वगैरह सभी रहते थे। ठीक है जी, अब देखो मर्चेंट्स से तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, मेजरमेंट भी होता होगा भाई, कपड़े हैं या कोई ज्वेलरी है या कुछ भी बेचना है तो उसको नाप तोल के ही बेचा जाएगा ना, तो मेजरमेंट का भी एक सिस्टम था, वेट का भी था, करेंसी कुछ ना कुछ थी, बार्टर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई आपस में एक्सचेंज होता था, नेचर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी था, ये सब बिजनेस के अंदर था, इसकी वजह से इनका बिजनेस होता था। ठीक है, इस टाइम पे जो है मेटल्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी आसपास से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते थे, जिससे सामान बनता था। जरूरी नहीं कि हर चीज़ इनको अपनी लोकेशन पे ही मिल जाती थी, कुछ चीज़ें इनको मेसोपोटामिया इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी मंगवानी पड़ती थी। ठीक है, कुछ ये भेजते भी थे। तो इससे हमें फॉरेन ट्रेड का सबूत भी मिला है, डोमेस्टिक ट्रेड का भी। दो सबूत मिले हैं भाई। डोमेस्टिक ट्रेड यानी इंटरनली ये आपस में ट्रेड करते थे, फॉर एग्जांपल हड़प्पा मोहनजोदारो से व्यापार कर रहे हैं। फॉरेन ट्रेड यानी मेसोपोटामिया सभ्यता हड़प्पा से व्यापार कर रही है। तो ये दो टाइप के हमें प्रूफ मिले हैं। ठीक है जी, सी रूट का अब रास्ते दो हो जाएंगे, याद रखिएगा, व्यापार करने के दो रास्ते मिनिमम उस टाइम, जमीन का रास्ता, पानी का रास्ता। ठीक है, जमीन के रास्ते से बुलक्स यूज हो गए भाई, बैलगाड़ी वगैरह। सी सी रूट भी यूज करते थे क्या? जी हाँ, इसका भी प्रूफ मिला है। कैसे? हमें एक बोट का निशान मिला है एक मोहर पे। कहाँ से मिली वो मोहर? मोहनजोदारो से। और क्ले की बोट मिली है खिलौने के तौर पे लोथल में। ये दो प्रूफ है जो हमें सी रूट का कहीं ना कहीं एविडेंस देते हैं कि हाँ ये इनको पता था। ठीक है,
बड़े लेवल पे यूज होती थी तभी उसके खिलौने बनते होंगे या निशान बनते होंगे। ठीक है जी। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स भी हमें प्रूफ देते हैं, मेसोपोटामिया के अंदर जाएं तो वहां पर भी रिकॉर्ड है, ठीक है, कि हमारा महलुआ से व्यापार था। महलुआ किसके लिए नाम यूज किया गया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महलुआ दूसरा किसका नाम है भाई? हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का ये दूसरा नाम है। ठीक है भाई। इसके अलावा पोर्ट, अच्छा अब बोट होने का मतलब ये नहीं है कि बोट है तो व्यापार ही होता हो, लेकिन पोर्ट के भी सबूत मिले हमें जहाँ पर बोट खड़ी होती थी। पोर्ट के सबूत कहाँ से मिले भाई हमें? ये मिले हैं हमें लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई पोर्ट के सबूत कहाँ से मिले हैं भाई? लोथल से। कहाँ से मिले हैं भाई? लोथल से ये सबूत इसके मिले हैं। ठीक है। वेट और मेजर्स तो होता ही था डेफिनेटली। अच्छा यूनिट, वेट की यूनिट क्या थी? राइट, जैसे हमने ब्रिक की यूनिट पढ़ी थी 1 2 3 1 2 4, तो वेट की रेशियो होती थी 16 की रेशियो में। ये वेट्स को डिवाइड करते, जैसे 16 32 64 ऐसे ये रेशियो बनती रहती थी वेट्स की। ठीक है जी। इसके अलावा ओइस्टर स्केल्स यानी नाप तोल के जो स्केल्स थे वो कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो। हमने पढ़ा था कि ओइस्टर से चीज़ें बनती थी क्राफ्ट में, राइट, इंडस्ट्रियल उसमें, है ना। तो कहाँ मिला ये तराजू? ये मिला हमें मोहनजोदारो से। दूसरा हाथीदांत से बना हुआ जो नाप तोल का स्केल है वो कहाँ से मिला है? लोथल से। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखिए वेट्स दे रखे हैं, देखिए 16 की रेशियो में ये रहा, छोटे बड़े ऐसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, रेशियो में है। ठीक है, रेशियो में चलता जा रहा है। अब आ जाइए रिलीजियस लाइफ। इस चीज को ये पूजते थे, क्या ये फॉलो करते थे? आपको याद होगा व्हीलर जी का पॉइंट कि पावर चाहे कोई भी यूज करता हो, वहां पर एक व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति थे, सरकार थी। मेन जो थीम था इनका वो था रिलीजन, जिससे ये राज करते थे। तो उसी लाइफ को हम पढ़ेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की रिलीजियस लाइफ कैसी थी। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट, एक अलग से एस्पेक्ट जो हम पढ़ेंगे वो है रिलीजियस लाइफ। ठीक है, जो हमारी आज की इंडियन सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं है उस टाइम का। ठीक है। पीपल यूज टू वर्शिप द मदर गोडेस। मदर गोडेस की पूजा करते थे, यानी माता रानी की पूजा करते थे। ठीक है, ये हमें कैसे मिला प्रूफ? पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां मिली है हमें मदर गोडेस की, यहाँ से प्रूफ मिला है। फिर हमारे जो मोहर है उस पर भी माता रानी के निशान मिले हैं, तो ये भी एक प्रूफ हो जाता है। ठीक है जी। कुछ मूर्तियां भी मिली है मदर गोडेस की। ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटी भी लगाई जाती है कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ के लिए मूर्तियों को अलग से भी यूज किया जाता था, नॉट ओनली घर घर पे, बाहर भी यूज किया जाता था। ये एक यहाँ पर बताया गया एविडेंस के तौर पे। इसमें जो है मदर गोडेस की पूजा होती थी, प्रिविलेंट थी बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एनिमल और प्लांट्स की, वर्ल्ड की भी पूजा होती थी, एनिमल और प्लांट्स की भी पूजाएं करते थे। आज भी ये होता है, आप देख सकते हैं। तो हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि कुछ चीज़ें उस टाइम की रिलीजियस में आज भी हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, आप देख सकते हैं शिवलिंग जो है मिला है एविडेंस के तौर पे। पशुपति सील मिली है, ये मोहर पे निशान मिला है पशुपति सील, वेरी इंपॉर्टेंट सील। ठीक है। और स्वास्तिक का निशान भी आपको मिला है, किसमें? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। ओके, देन वी हैव, इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हमारे पास पशुपति शिवा, ये हमें सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में मिला है। ठीक है। जो सील मिली है, जो निशान मोहर मिला है पशुपति जी का, ये सील हमें कहाँ से मिली है भाई? मोहनजोदारो से। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं? ये फीचर्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दैट 3 हेडेड मैन, मुकुट का जो हिस्सा है वो 3 हेडेड लग रहा है। ठीक है। ऊपर थोड़े से ऐसे निशान है, लाइक ऐसे इस टाइप से निशान है, हॉर्न्स है। ठीक है, मुकुट पे। किस पोस्चर में? योगा पोस्चर में, यानी ऐसे योगिक के तौर पे वो बैठे हैं। एलिफेंट टाइगर जो है इनकी राइट साइड में, अगर हम इनकी राइट साइड की बात करें इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर है भाई एलिफेंट और टाइगर, यानी ईटी यानी एलिफेंट और टाइगर। अगर हम इस साइड की बात करें तो मिल जाएगा राइनासोर और बफेलो। ठीक है जी, राइनासोर और बफेलो। और इधर क्या मिल जाएंगे? एलिफेंट और टाइगर। ठीक है। 2 डियर हैं वो इनके थ्रोन के पास स्टैंडिंग है, 2 हिरण। ठीक है, 2 डियर यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। इनका नाम जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने रखा है पशुपति शिवा। क्या रखा है भाई? पशुपति शिवा, इस मोहर का नाम रखा है। शिवलिंग के भी सबूत मिले हैं इस सिविलाइजेशन में। एनिमल की भी पूजा होती थी। ठीक है। और पेड़ की भी पूजा होती थी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। कौन से एनिमल की? एक 1 हॉर्न एनिमल था, एक सींग वाला एनिमल था, उसकी पूजा होती थी। बुल की पूजा होती थी, स्नेक की, पीपल पेड़ की, ये सब पूजा एनिमल और प्लांट्स में इंक्लूड हम करते हैं। योगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था उस टाइम पे। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा इसके साथ आप, 21
जून को, ठीक है जी। तो ये योगा उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। एक हमें एक मोहर और मिली है जो दिखाता है कि योगा उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उस मोहर में क्या मिला हमें भाई, हमें पद्मासन, ये आसन है इसका पोस्चर, और एक और सील मिले जिसमें हाफ ओपन आई से जो है मेडिटेशन कर रहा है, यानी अनुलोम विलोम टाइप की एक पोस्चर में वो है। ये सबूत हमें मिले हैं। इसके अलावा योगा जो है सील्स पे और भी निशान मिले हमें योगा के, स्वास्तिक का सिंबल भी हमें मिला है कुछ सील्स पे। ये हमारी होगी सोसाइटी में रिलीजियस लाइफ, ठीक है। इसके अलावा पढ़ेंगे कि रिलीजियस लाइफ में भाई जो मृत्यु होने के पश्चात कैसे जो है क्रिमेशन होता था, भाई दफन करते थे, अग्नि था, क्या कुछ था। तो 3 मेथड थे भाई मृत व्यक्ति को यहाँ पर क्रीमेट करने के। पहला कंप्लीट ब्यूरियल, दूसरा पार्शियल ब्यूरियल, तीसरा क्रिमेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। आप योगा पोस्चर के सबूत देख सकते हैं, ये सब सबूत मिले हैं, निशानियाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं अगला है मुसोलियम एरियाज कुछ मिले हैं शहर के बाहर। इसका एविडेंस कहाँ मिला है भाई, फरमाना से, राखीगढ़ी से और कुछ अन्य आर्कियोलॉजिकल साइट से। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ पर हम क्रीमेशन की बात कर रहे थे, डेड बॉडीज की, ठीक है। डेड बॉडीज का जो सिर था वो नॉर्थ में होता था, यानी साउथ में पैर हो गए डेफिनेटली, ठीक है, साउथ में। इसके साथ डेड बॉडीज के साथ पोट्री, ज्वेलरी, टूल्स, ये सब चीज़ें रखी जाती थी, यानी पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं ये विश्वास रखते थे। और ये बात याद रखिएगा, इन किसी भी चीज़ के कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ऐसा गैस किया जाता है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि ये सब चीज़ें रखी जाती थी। क्योंकि अगर आप इजिप्ट और मेसोपोटामिया सभ्यता देखेंगे वहाँ पर भी कुछ इस टाइप से था, तो मैच किया जाता है फीचर्स को, उससे गैस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है डिक्लाइन। जैसे कि हमने देखा कि 1900 से 1300 के बाद डिक्लाइन हो गई हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये था लास्ट फेज। 3 फेज हमने पढ़े थे। तो क्या रीजंस थे, देखिए बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है शायद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, यानी जो सरकारें चल रही थी वो स्टैग्नेट हो गई थी, वही काम डेली रिपीट मोड में कर रहे थे, नया काम कुछ था नहीं। तो आई थिंक वो यहाँ पर अच्छे से उसको आगे चला नहीं पाए, कोई नई चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो चीज़ें हो गई डिक्लाइन। ऐसा माना जाता है इसमें कि यहाँ पर साइज जो था वो बहुत ही धीरे धीरे श्रिंक होने लगा, सफाई कम होने लगी, जो क्लीननेस पे स्टार्टिंग में ध्यान था वो बाद में नहीं पुटअप कर पाए, स्ट्रीट्स वगैरह यहाँ पर जो है जम गई, ठीक है, यानी गलियों की चौड़ाई अब कम हो गई। जैसे आज भी देखेंगे, अगर मान लीजिए गली बहुत ही वाइड बनाई सरकार ने, तो धीरे धीरे ऐसे एरियाज कवर कर लेते हैं, गली छोटी हो जाती है, सफाई पे कम ध्यान होता है, धीरे धीरे वो पूरा एरिया ही खराब सा लगने लग जाता है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजंस था, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वॉल्स जो है कम चौड़ी होने लगी धीरे धीरे, ब्रिक्स जो है वो अलग टाइप यूज़ करने लगे। तो ये सब प्रूफ है कि धीरे धीरे एक मेथड से दूसरे मेथड पे जो है कॉलोनी या पूरा टाउन बन रहा था, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इतना फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये गाँव के क्षेत्र में ही तब्दील हो गया, वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर वापस आ गया। दूसरा रीज़न है कि भाई क्लाइमेट चेंज, ये तो आप पढ़ते हैं आज भी, क्लाइमेट चेंज एक रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि धीरे धीरे क्या हुआ, इसका डिक्लाइन का रीज़न है कम बारिश और नदियों का सूखना। जैसे कि आपको पता है सरस्वती रिवर जो है सूख गई है, तो ये एक रीज़न माना जाता है कि क्लाइमेट चेंज भी एक रीज़न था जो है सभ्यता खत्म होने का, ठीक है जी। अगला है फ्लड। भाई नदियों के पास बना है और फ्लड ना आए, इतनी सारी नदियों के सिस्टम में जब आज भी आते हैं, तो देर इज़ क्वाइट लेस पॉसिबिलिटी अबाउट दिस कि फ्लड ना आए हो। फ्लड भी एक रीज़न माना जाता है कि मोहनजोदारो, चनहुदारो, लोथल और भगत राव के एरियाज़ को ही खुदाई करें तो फ्लड का रोल माना जाता है इन एरियाज़ में। देखो हर जगह सेम रीज़न नहीं है भाई, टाउन्स में हर टाउन का अपना एक रीज़न है ख़त्म होने का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है फॉरेन व्यापार कम हो गया, शायद इनका जो है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया और इजिप्ट से व्यापार थोड़ा सा हो गया कम, हो सकता है वहाँ पर कोई दिक्कत आई हो, तो वहाँ पर हम व्यापार ना कर पाए हों, रुपए कम हो गए, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं हुआ तो टाउन इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि कम हो गया, लोग टाउन से निकल के कहीं और जाने लगे, ये भी एक रीज़न माना जाता है, ठीक है जी। लास्ट है एपिडेमिक, भी हो सकता है कोई बीमारी आ गई हो, कोई प्रलय आ गया हो, ठीक है, इसका भी प्रूफ मिला। ये सभी चीज़ें प्रूफ वाली हैं, ठीक है। 42 ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानों की हड्डियाँ मिली हैं, 42 हड्डी नहीं, 42 इंसानों की हड्डियाँ, ठीक है जी। कहाँ से मिली है, मोहनजोदारो से। ये एक MCQ बन जाता है, ओके। इसमें दिखाया गया कि 41 पीपल को क्या था भाई, मलेरिया जैसी बीमारी थी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि शायद, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पॉलिटिक, सोसाइटी, रिलीजन, ब्यूरियल सिस्टम, खत्म होने के रीजंस।
तो इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो होप यू लाइक द वीडियो। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।